हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड। यहाँ पर इसका जो आईपीओ है 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में खुलने वाला है। 485 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है आईपीओ प्राइसिंग के अंदर में। और लगभग यहाँ पर 1377 करोड़ रुपए उठाने की ट्राई करी, जिसमें से 500 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 878 करोड़ रुपए कंपनी का जो मेन प्रमोटर है, एक होल्डिंग कंपनी है सिंगापुर रजिस्टर्ड, वो होल्डिंग कंपनी अपने स्टेक बेच रही है। नेक्स्ट यहाँ पर, क्योंकि इस कंपनी अब ज्यादातर मालिकाना हक उस होल्डिंग कंपनी के पास में है जो कि सिंगापुर रजिस्टर्ड है, जिसका नाम यहाँ पर देखने में जनरल एटलांटिक सिंगापुर आरआरपीटी लिमिटेड। राइट, इसके बाद अलावा जो है प्रतिभा जो पिलगानोकर पिलगांवकर पिलगांवकर जी जो फैमिली है वो इस कंपनी को मेनली ओन करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो वैल्यू टोटल लगाई जा रही है वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ लगभग 61% के आसपास में रह जाने वाला है। एंड थोड़ा सा आरएचपी को भी रीड कर लेते हैं। एक भाई का सवाल आया था कि जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आते कहाँ से हैं। तो ये कंपनी एक डॉक्यूमेंट देती है इस वेबसाइट के ऊपर, आप लोग चेक करना चाहें तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक ही डॉक्यूमेंट जो कंपनी जारी करती है, इसी का जो सेबी है उसके पास में जमा करती है, वहां से अप्रूवल आता है कंपनी को। उसके बाद में कंपनी इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक को रीड करने दे रही है कि जिसको भी रीड करना हमारी कंपनी के बारे में पूरा रीड कर लो। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर से ही हम लोग ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आरएचपी के अंदर रीड करते हैं तो कंपनी जो भी पैसा कंपनी के पास में जा रहा है 500 करोड़ रुपए के आसपास में, उसमें से 310 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी अपना लोन चुकाने में काम में लेने वाली है। दैट्स ग्रेट। एंड बाकी जो है और जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को और बढ़ावा देने के लिए कंपनी पैसा खर्च करने वाले, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज करने वाली है। दैट्स नाइस। अब यहाँ पर देखने मिल रहा है कि कंपनी का जो मेन मालिक कौन है, जनरल एटलांटिक सिंगापुर वाली कंपनी। उसके बाद प्रतिभा पिलगांवकर जी हैं, पिलगांव फैमिली है। बाकी इनके जो जिनको हम बोलते हैं जवाई वगैरह हैं वो उनके भी यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है। ज़्यादा ज़्यादा स्टेक नहीं है बट स्टिल है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के ऊपर में कोई खास केसेस आज के दिन चलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। टैक्स से रिलेटेड जरूर यहाँ पर केसेस नजर आ रहे हैं, वो तो सारी ही कंपनी में नजर आते हैं, तो इनके पास भी नजर आ रहे हैं। 99 की खुली हुई कंपनी है और अभी तक जो है इन्होंने जो माइलस्टोन जो अचीव किए हैं वो इनको आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं पॉज करके आराम से कि कौन सा माइलस्टोन कब अचीव किया। एंड कब कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिली, कब कौन सा अप्रूवल मिला, कब कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन का इन्होंने काम चालू किया बनाना के लिए, आर एंड डी फैसिलिटी कब चालू की, कब। राइट, तो उसका पूरा यहाँ पर पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनके पास में अच्छी खासी आज के दिन सब्सिडरीज देखने को मिल रही है, जिसकी आप लोग लिस्ट यहाँ पर देख पाएंगे। इन सभी सब्सिडरीज में से केवल ये मेनली एक ये सब्सिडरी है जो कि इसको अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, जो कि बेसिकली ये देखा जाए तो एडवांस जेन जो है, एडवांस जेन, ये कंपनी जो है मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रही है इनके लिए, नेट प्रॉफिट सब्सिडरी इनकी। अब इसके जो आज के दिन जो चेयरमैन है वो तो है वेंकट चांगावाली जी। एंड इनके 72 ईयर्स के आसपास में एज है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिला। दूसरे प्रतिभा जी पिलगांवकर जी, इनकी भी अच्छी खासी एज है और इनके पास में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। जबकि सीईओ और सीएफओ के रोल, सीईओ के जो जो रोल है जिनका नाम है पराग सुगांचन संचेती, मैं अगर गलत नाम पढ़ पा रहा हूँ तो आई एम सॉरी। राइट, तो यहाँ पर 41 ईयर्स की एज है, ये इनके जो है जवाई हैं। राइट, तो फैमिली बिजनेस ये वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा आराम से चल रहा है, जवाई वगैरह जो है पूरा फैमिली में ही चल रहा है। राइट, नेक्स्ट, यहाँ पर आज के दिन जो सीईओ है वो यहाँ पर जो है ये है। और इनकी आज के दिन जो एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं सीईओ वगैरह की, तो यहाँ पर जो सीईओ है उन्होंने जो है आर्ट्स के अंदर में डिग्री वगैरह ले रखी है और उसके बाद में काफ़ी टाइम से दूसरी कंपनियों के साथ में एसोसिएटेड रहे, टाटा के साथ में एसोसिएटेड रहे, बाद में अभी आज के दिन इस कंपनी के बिजनेस को संभाल रहे हैं। राइट, बाकी जो प्रतिभा जी हैं वो जो है इसी पर्टिकुलर फील्ड से इनकी पढ़ाई हुई है और काफ़ी टाइम से इसी फील्ड के अंदर में जुड़ी हुई हैं, तो इनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, जिसको रिलेशंस को मैंने यहाँ पर आप लोग इसमें देख सकते हैं, यहीं से मैंने रिलेशंस की आपके सामने बात की है। जो कंपनी लोगो, जो नाम, जो पेटेंट्स, जो क्योंकि अब फार्मास्यूटिकल बिजनेस जो अब यहाँ पे जो कंपनी काम क्या करती है उसके पर हम चर्चा करना भूल गए। तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस कंपनी जो है ड्रग्स वगैरह एपीआईज वगैरह बनाती है। ड्रग्स मतलब वो वाले ड्रग्स नहीं कि वो वाले ड्रग्स नहीं, दवाइयाँ बनाती है जो कि लास्ट में आगे आगे जो बीमारियों में काम आते हैं।
तो उनके अंदर एपीआई जो होती है, जिसकी आर&डी कंपनी पास में आर&डी फैसिलिटी की, नई नई जो बीमारियां होती हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाए, जिनके ऊपर में कौन सा पर्टिकुलर ड्रग है वो बना के जिन बीमारियों को ठीक करता है, उससे फिर एपीआई जनरेट होती है। एपीआई जनरेट होकर फिर वो जो एपीआई होती हैं फिर उसको जो सेलुलोज होता है उसके साथ में मिला करके मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो मेडिसिन होती है, फिर हम लोग उसको खाते हैं, तो फिर हमारी जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है पर्टिकुलरली आज के दिन जो है, जो पेटेंट्स को, नई आर&डी, नए जो नई दवाइयां जनरेट करती हैं, उनके अच्छे खासे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स इनके पास में आज के दिन देखने को मिल रही हैं। इंडिया में भी रजिस्टर्ड हैं, यूएस में भी रजिस्टर्ड है, और दूसरी जो अदर टेरिटरीज हैं जहाँ पे कंपनियां प्रोडक्ट्स बेचते हैं वहां पर इन्होंने अपने जो चीजें हैं उनको रजिस्टर्ड आज के दिन करवा रखा है। बाकी इनका क्या कि हर साल जो है नए नए जो है खोज होती जाती है, नए नए उनको पेटेंट्स वगैरह अप्लाई करते रहते हैं। आज के दिन में अच्छे खासे 34 पेंडिंग ट्रेडमार्क्स इनके पास में पड़े हुए हैं। राइट। एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो टोटल मिला के 1141 एम्प्लॉयज आज के दिन इस कंपनी में काम कर रहे हैं। और जो कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है वो सारी की सारी आज के दिन लीज पर देखने को मिल रही है। दो जो लीज पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे खासे ईयर्स के लिए हैं, जैसे यहाँ पे देखने को मिला 61 साल के लीज पर है, 76 ईयर्स के लीज पर है, ये तो 2021 और 16 तक के लीज के ऊपर में है। सो इट्स काइंड ऑफ गुड ओवर दिस का फॉर दिस कंपनी की अच्छे खासे लीज के ऊपर में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इनके जो आर&डी सेंटर्स हैं उनकी आप लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके आर&डी सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं, और अच्छा खासा ये खर्चा जो आर&डी सेंटर के ऊपर में आज के दिन रेवेन्यू के मुकाबले करते हैं। नेक्स्ट कंपनी का जो रेवेन्यू मेनली आ रहा है वो यूएस से आ रहा है। अब यहाँ पर काफी काफी भाइयों का जो दिमाग वो ठनक सकता है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। अब यहाँ पे एक इश्यू मैं आपको बताता हूँ कि वो जो टैरिफ्स का अभी तक तो इस कंपनी के ऊपर कुछ खास असर होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला उसकी बात करता हूँ। बिकॉज यूएस के अंदर में जो टैरिफ लगा रहा है वो है महान आदमी। राइट। उसको वहां की जनता को नौकरी भी देनी है, बट बाहर के जनता के जो बाहर की कंपनियां उनको पैसे कमाने भी नहीं देने हैं। इसके लिए उसने क्या बोला है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर में उसने टैरिफ लगाया है 100%, जो कि 1 अक्टूबर से चालू हो गई जिसकी डेट। ये कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू आता है, जिसको हम लोग आई थिंक मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना भूल गया हूँ, लगभग 95% जो रेवेन्यू इस कंपनी का आता है वो किससे आता है, वो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट से आता है। इसका मतलब कि जो वहां की जो नॉन ब्रांड प्रोडक्ट, मतलब जैसे एपीआईज हो गए या फिर सिर्फ ड्रग्स को खरीद लिया और बाद में उसको मेडिसिन में कन्वर्ट करके अपना ठप्पा लगा के ब्रांड में कन्वर्ट करके वहां की जो यूएस की जो कंपनियां वो बेचती हैं इनसे सस्ते में माल को खरीद के, तो उनको तो कोई टैरिफ की दिक्कत है नहीं। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर अब ये जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रही है, राइट, डायरेक्ट ड्रग्स बेच रही है, तो उस पर इनको टैरिफ लगनाती है। राइट। तो और उनकी चांदी हो रखी है अमेरिका वाली जो कंपनी है उनकी। अब इनका क्या कि ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 5% रेवेन्यू, तो उसके ऊपर में इनको जो है धक्का फील हो सकता है, बट उसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा इस कंपनी को। राइट। तो आई होप कि जो टैरिफ का असर है आज के दिन तो देखने को नहीं मिलेगा, बट आने वाले टाइम के अंदर में, क्योंकि वो ट्रम्प भाई हैं, पहले बोल रहे थे उन्होंने फार्मा सेक्टर को बाहर रखा टैरिफ स्ट्रक्चर से, फिर 50% टैरिफ लगाया फार्मा के ऊपर में, फिर 100% टैरिफ लगा दिया फार्मा के ऊपर में, जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर में ऑफकोर्स। अभी हो सकता है कि वो आ जाए कि बोल दे कि जो ड्रग्स हैं वो इंडिया में, सॉरी यूएस में ही बनने चाहिए, बाहर की कंपनियों को फायदा नहीं मिलना चाहिए, तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर में भी जो टैरिफ फार्मा के लगेगा तो फिर वहां पर फिर दिक्कत हो जाएगी इस कंपनी को भी। आज के दिन तो वो दिक्कत नजर नहीं आ रही। राइट। तो लेट्स होप कि दिक्कत ना हो, बट मुझे लग रहा है कि वो ट्रम्प भाई कल को सुबह उठें और अचानक सपना आए कि ओहो, मतलब कोई आया था सपने में। राइट। अब यहाँ पे कंपनी जो है खुद के ही चैनल्स, दैट मीन्स की कंपनी जो जो एक होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब एक दूसरी कंपनी होती है जिसको इस टाइप की कंपनियां यूज करती हैं कि इनके माल को जो बेचवाने में मदद करे। तो थर्ड पार्टी चैनल्स के थ्रू इसका 30% ज्यादा रेवेन्यू आता है। बाकी मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो इनके खुद की जो एक सब्सिडरी कंपनी जिसको इन्होंने एक्वायर किया था टाइम पहले, उसके थ्रू ही अपनी सेल करते हैं, मीन्स की डायरेक्ट सेल करते हैं, कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज नहीं करते हैं आज के दिन। इनका जो रॉ मटेरियल पर्टिकुलरली होता है वो इन इन देशों से आज के दिन ये एक्वायर करते हैं अपना रॉ मटेरियल, और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर ये यूज करते हैं रॉ मटेरियल को, फिर वहां से ये ड्रग्स वगैरह क्रिएट करते हैं। नॉट दैट वाला ड्रग, नॉट दैट वाला। ऐसे होता है कि ऐसे होता है, फिल्मों में तो ऐसे होता है। नेक्स्ट ये कुछ ड्रग्स हैं मतलब ये जो कुछ दवाइयां हैं जिनको कंपनी आज के दिन मार्केट के अंदर में किंग बन के बैठी हुई है, वहां के मार्केट के यूएस के मार्केट के अंदर में, बिकॉज इंडिया का क्योंकि वहीं पे इनका माल बिकता है, तो वहां पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर में इतना इतना परसेंट इनका मार्केट शेयर आज के दिन देखने को
मिल रहा है, जिनको आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, राइट। और जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी वो ये वाली आप स्टोरी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कंपनी का जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जो रेवेन्यू आ रहा है वो लगभग इतना ही आ रहा है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो क्या बोल रही है, और उसको फिर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में, और क्या हमें आज के दिन वैल्यू दी है कंपनी ने, थोड़ा बहुत जूस छोड़ा है इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ के अंदर में प्राइसिंग में, या फिर पूरा निचोड़ लिया है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी में टोटल मिला के आज के दिन पैसा लगा हुआ है वो 1647 करोड़ रुपए लगा हुआ है। अब वो 1647 करोड़ के अंदर में से अगर हम लोग इन्वेस्टर्स का पैसा देखते हैं तो लगभग 590, लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास में देखने मिल रहा है। दैट मीन्स कि डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इन द कंपनी इज नॉट गुड, राइट। सीधी सी बात होती है। अब यहाँ पे हम डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर में जो इंक्लूजन करते हैं सिर्फ जो कंपनी की नेटवर्थ है ना, जो पीबी रेशियो के अंदर में जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू के साथ में बाकी जितना भी पैसा है उसको हम लोग डेट में डाल देते हैं। यूजुअली डेट टू इक्विटी रेशियो जब कैलकुलेट होता है तब हम लोग सिर्फ जो लोन वाला जो पैसा है, बोरोइंग्स जो वाला जो पार्ट है, सिर्फ उसको ही कंसीडर करते हैं। अगर उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज गुड। बट यहाँ पर क्या है कि माल कंपनी ने उधारी में उठा रखा है तो उसको भी मैं उधारी ही मानता हूँ, राइट। क्योंकि जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है तो पहला अधिकार उन्हीं का होता है जो डेटर्स होते हैं। तो पहला अधिकार तो बैंकों का है, सबसे पहले तो सरकार का है, टैक्स वालों का अधिकार की अगर लिक्विडेट होती है कंपनी तो सबसे पहले टैक्स पे होता है उस जितना भी पैसा जमा होता है उसमें से। उसके बाद में डेटर्स आते हैं, इसमें भी सरकारी कंपनी और प्राइवेट कम जो बैंकें होती हैं उनका आता है। फिर जो जिनकी उधारी रही हुई होती है कंपनी के ऊपर में वो उधार लेने आते हैं अपना, जिनसे माल उधारी में उठाया होता है। फिर लास्ट में जब नंबर आता है वो आता है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स का, उस कंपनी के कुछ पीछे बचता है। तो इसीलिए कभी जब कंपनी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए जहाँ पे लिक्विडेट होने वाली सिचुएशन आ गई तो वहां से निकल लो, राइट। तो इसीलिए मैं डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर में यहाँ पर इसको भी इंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो आज के दिन जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो रहा है उसकी बात करते हैं 393 करोड़ 2023 में, फिर 2024 में 853 करोड़ रेवेन्यू डबल हो गया। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू में अगेन 50% की छलांग देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट्स के अंदर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिला नुकसान, फिर यहाँ पर 89 करोड़ का प्रॉफिट, और यहाँ पर तो 130 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सीधा ही देखने को मिला है। अगले अगले साल तक हम लोग को हो सकता है कि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है ओवरऑल रेवेन्यू का लगभग 10% निकाल ले पा रही है। पिछले साल भी इन्होंने जो नेट प्रॉफिट का 10% से ज़्यादा निकाला था, एंड इस बार भी 10% के आसपास में निकाला। दैट मीन्स कि अगले साल जो है कंपनी का रेवेन्यू यहाँ से बढ़कर अगर 1600 करोड़ तक रुपए तक हो जाता है तो 160 करोड़ रुपए के आसपास तक का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर लेगी। अब यहाँ पे एक चीज और, कंपनी अच्छा खासा अपना लोन चुका रही है जिसमें कंपनी ने खर्चा किया है 36 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड कंपनी के ऊपर में टोटल लोन आज के दिन देखने को मिल रहा है वो है 179 करोड़ रुपीज, और यहाँ पर 315 करोड़ रुपीज, जिसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी 400 करोड़ में से 350 करोड़ के आसपास में लोन चुका रही है। तो इसमें से 30 करोड़ के आसपास में 25 करोड़ मान लो टैक्स के बाद में, तो 25 करोड़ रुपए के आसपास में नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो 100 यहाँ कितना गया 134 में 25 करोड़ रुपए और ऐड कर दो। सेफर साइड में चलना है तो 155 करोड़ 20 करोड़ ही ले लो यार, 160 25 ही मान लो, 160 राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 160 के हिसाब से हम पी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं फॉरवर्ड पी के हिसाब से, राइट। बिकॉज हमने नेक्स्ट ईयर का हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि वो जो है हमने एक हाइपोथेटिकल लिया था कि 160 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया अगर इसी तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज होता रहा। यहाँ पर कंपनी अपना लोन चुका देगी तो वो तो अगर रेवेन्यू वहीं रहता है नेट प्रॉफिट भी उतनी ही जनरेट करती है तो भी ये असर तो देखने को मिल ही जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने 160 यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है कंपनी ने, और यहाँ पर 160 ऑन द सेफर साइड, तो 50 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, राइट। अगर हम लोग ग्रोथ को भी कंसीडर कर लेते हैं, 160 वाली ग्रोथ को भी अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पर तो लगभग 200 करोड़ के आसपास का जो है नेट प्रॉफिट जनरेट, तो 40 का पी रेशियो, जो 40 से 50 का पी रेशियो जिसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे सामने तीन कंपनियां हमने डिसाइड की हैं जो कि कंपनी ने अपने पीयर ग्रुप में खुद ही बताई हैं आरएचपी के अंदर में। एक है एलेम्बिक फार्मा जिसका 30 का पी रेशियो, एक ये कंपनी, दूसरी है स्ट्राइड फार्मा लिमिटेड 20 का पी रेशियो है, और एक है ये अपने एरोबिंदो फार्मा 20 का पी रेशियो है। अब हम सब जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सबकी हालत खराब है, बिकॉज सबकी सब कौन से प्रोडक्ट बेचती हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचती हैं यूएस के अंदर में, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका वहीं से आता है, तो इनके ऊपर टैरिफ का बहुत बड़ा असर होने वाला है।
ये जो अपनी जो आईपीओ लेके आई है इसके ऊपर टैरिफ का ज़्यादा असर आज के दिन नहीं होगा, इसी चीज़ की प्रीमियम वैल्यू लगा रही है। जब ये रिसर्च मैंने शुरू किया सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि ये कंपनी अपना आईपीओ इस वक्त क्यों लेके आ रही है जब इसकी सबसे खराब हालत मार्केट में इसको खराब नजरिए से इसको देखा जा रहा है। बिकॉज यूएस टैरिफ की वजह से सब फार्मा कंपनियों को एक अलग नज़र से देख रही है इन्वेस्टर्स कि इनका पता नहीं क्या होने वाला है। उस टाइम पे ये अपना आईपीओ लेके आए तो फिर मैंने जब पूरा पढ़ा तो फिर पता चला कि ओ इन पे असर नहीं है आज के दिन, इसलिए लेके आ रहे हैं। राइट, तो अब इनके साथ में जो कंपैरिजन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो वैसे भी सही नहीं है बिकॉज ऑफ द टैरिफ थिंग। अब सो किस बेसिस पे, तो पीबी रेशियो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पीबी रेशियो के लिए हम लोग चल लेते हैं एक बार फाइनल व्यू बनाने से पहले। इससे पहले हम लोग एक बार कैश फ्लो भी चेक कर लेते हैं। कैश फ्लो के ऊपर में कुछ नज़र डाल के तो यहाँ पर एक कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है। तो ओवर हियर वी कैन सी कि 44 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है और वो भी पॉजिटिव सेंस में कर पा रही है। दैट्स अगेन गुड। राइट, सो कैश फ्लो इज गुड, कंपनी का ग्रोथ इज गुड, कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छे जनरेट कर पा रही है, आज के दिन कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में डिमांड बने रहने की उम्मीदें हैं। फैमिली बिजनेस है, पूरा का पूरा चलता आ रहा है और साथ में ही काफ़ी पुरानी चलती हुई आ रही है। यूएस एफडीए के अप्रूवल्स अच्छे खासे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को मिले हुए हैं। 90 100% के आसपास में मालिक जो रेवेन्यू आ रहा है यूएस से आ रहा है एंड वहाँ पर सब्सिडरीज इन्होंने ओन कर रखी हैं। तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड एंड गुड और अच्छा खासा जो इनकी दवाइयाँ बिक रही हैं उनका मार्केट शेयर भी यूएस के अंदर में अच्छा खासा इन्होंने ओन करके बैठे हुए हैं। तो दैट्स ग्रेट। तो अब आने वाले टाइम के अंदर में आज के दिन क्या इन्होंने वैल्यू अच्छी लगाई है तो उसके लिए हम एक बार पीवी रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दैट इज दिस वन एंड कहाँ गया, नेटवर्थ इज 600 करोड़ के आसपास में, 500 करोड़ रुपए और जा रहे हैं तो 600 प्लस 500 1100, खर्चा निकाल दो 1000। तो पीबी रेशियो खर्चा वर्चा 100 करोड़ रुपए का अगर खर्चा भी निकाल देते हो सब कुछ मिला करके तो भी सॉरी 8 का जो है पीबी रेशियो देखने को मिलता है जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो इसका है 3.5 का, इसका है 3 का और इसका है 2 का। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ने अपनी वैल्यू जो है अच्छी खासी लगा ली है। इसीलिए तो कंपनी का मैक्सिमम जो रेवेन्यू जो आईपीओ का जो पार्ट का हिस्सा है वो कहाँ जा रहा है, इन्वेस्ट जो प्रमोटर्स हैं, जो प्रमोटर है उसकी जेब में जा रहा है बिकॉज इनको पैसों की जरूरत है नहीं। बट इन्होंने ये जो अभी जो सिचुएशन है उसका फायदा उठा के अच्छी खासी वैल्यू लगाने की अपनी कोशिश कर ली है। तो अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में डर का माहौल तो है ही। तो ट्रम्प का टैरिफ अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे भी आ गया तो सबसे भयंकर गिरने वाला है ये स्टॉक, बहुत ही भयंकर तरीके से गिरने वाला है। राइट, एंड अगर वो तब तक नहीं आता है तो इसकी जो लिस्टिंग है तो लिस्टिंग के ऊपर अगेन एक खतरा तो है ही, वो खतरा तो आपको नजर आ ही रहा है। आज के दिन अगर हम लोग देखते हैं तो इन्वेस्टर्स इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, जो हवा है वो किस तरफ बन रही है, तो जिसके लिए हम लोग जीएमपी पे डिपेंड रखते हैं। जीएमपी जो है आज के दिन तो 12.5% पॉजिटिव में चल रही है। मुझे इससे थोड़ी-सी अभी के हिसाब से देखते हुए, सब कुछ सही होते हुए भी जो यू ट्रम्प को देखते हुए एक सवाल क्वेश्चन मार्क है। तो अगर लिस्टिंग गेन मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले, राइट? बाकी फ्यूचर के अंदर में वो जो डर है उसके साथ में अगर आपको चलना है तो चल सकते हो, बट आप ध्यान रखिए आईपीओ स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें। जैसे ही नीचे जाना चालू करे, बेच दें, वापस अगर ऊपर जाना चालू करे तो उस आईपीओ स्ट्रैटेजी में सब कुछ बताया हुआ है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ दिस कंपनी इज गुड, राइट? एंड नीचे आए तो एवरेज किया जा सकता है, दैट्स अगेन ओके। एंड आज के दिन जो वैल्यू है ट्रम्प को देखते हुए थोड़ी ज़्यादा ही लगा ली है, ट्रम्प को देखते हुए ज़्यादा वैल्यू लगा ली है, बाकी ज़्यादा वैल्यू ठीक ठाक वैल्यू है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली आपको कोई भी अपना डिसीजन बनाना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के वो रिसर्च करने के बाद में अपना फाइनल डिसीजन बनाना है। दिस वाज जस्ट लिमिटेड रिव्यू, सी यू टुमारो।